Cottage and small scale industries. A notable feature of industrial growth in our country has been the emphasis on the development of cottage and small scale industries. Cottage and small scale industries are the traditional industry as they need less capital investment and goods are made by the family members. ये cottage और small scale industries ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें कैपिटल यानी पूंजी की बहुत कम जरूरत पड़ती है और फैमिली के मेंबर्स ही लोग यहाँ पर प्रोडक्शन का काम करते हैं और ये हमारे यहाँ का इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का एक सिंबल भी रहा है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स. कई प्रकार के ट्रेडिशनल गुड्स ये लोग बनाते हैं जैसे बास्केट, स्मॉल टॉयज यानी छोटे खिलौने, रस्सियां, एनवलप, पापड़, मैट्स, स्पाइसेस यानी मसाले, वीविंग क्लॉथ. ये सब ज्यादातर स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले बनाते हैं और इससे फायदा ये होता है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी से जो पुअर लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको भी रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो भी पैसे कमा सकते हैं. जनरली जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कम लेबर्स को किराए पर लेकर स्टार्ट की जा सकती हैं और आजकल जो गवर्नमेंट है वो काफी स्टेप्स ले रही है इनको प्रमोट करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए. 5 ईयर प्लान्स आपने सुना होगा जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना. इन ऑर्डर टू एंश्योर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक अच्छे प्लान्ड वे में करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में. सो फार द कमीशन हैज डेवलप्ड 12 5-year प्लान्स. अभी तक ये प्लानिंग कमीशन 12 पंचवर्षीय योजना बना चुका है एंड 3 एनुअल प्लान्स. The Niti Aayog was formed by the Government of India to replace the Planning Commission on January 2015. Planning Commission की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था 2015 में. नीति आयोग provides relevant technical advice to the center and states while designing strategic and long-term policies and programs. ये नीति आयोग प्रोवाइड करता है रेलेवेंट और टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और स्ट्रैटेजी बनाता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लिए. प्लानिंग मीन्स टू मूव फॉरवर्ड इन फैसिलिटीज टू फिक्स प्रायोरिटीज एंड टू अचीव एम्स एंड पर्पस. प्लानिंग का मतलब होता है अपने एम्स और पर्पस को पूरा करने के लिए प्रयास करना, अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करना. दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट वी मस्ट थिंक बिफोर मूविंग अहेड. इसका मतलब ये है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सोचना चाहिए. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज. इसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है. द 3 aspects addressed in the 11th 5-year plan were. ये 3 पहलू जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बताए गए थे वो ये हैं. टू फिक्स डेवलपमेंटल गोल्स एंड सेट द प्रायोरिटी. डेवलपमेंट के लक्ष्य निर्धारित करना और अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करना. टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना. द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड इनकम अर्न बाय देम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड जुडिशियली. और इनके द्वारा जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है और इनकम का जो अर्न की जाती है उसको न्यायपूर्ण ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना. द एम ऑफ द 5-year plans इज टू एनहांस डेवलपमेंट. पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है वो डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, बढ़ाना प्लानिंग के जरिए. द पीरियड फॉर 12th 5-year plan हैज एक्सपायर्ड इन मार्च 2017. 12वीं पंचवर्षीय योजना
का जो प्लान था वो एक्सपायर हुआ है मार्च 2017 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना स्टार्ट की गई थी बैंकों के द्वारा 1998-99 में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, जिसके लिए इनको एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है और कम से कम उस पर इंटरेस्ट उनसे लिया जाता है। इनकी जो फसल होती है उनका इंश्योरेंस किया जाता है ताकि उनका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाए, और इंश्योरेंस फैसिलिटी भी फार्मर्स को, किसानों को दी जाती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, टू एंश्योर द क्रॉप अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज, फसल को या फसल की इनकम को सुरक्षित रखने के लिए जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे हैवी रेन हो गया या बहुत कम रेनफॉल हुई या फ्रॉस्ट यानी पाला पड़ गया, मतलब बर्फ गिर गई, डिजीज, गवर्नमेंट स्टार्टेड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी फसल बीमा योजना। इन दिस स्कीम इफ द क्रॉप इज डैमेज्ड, यदि फसल का नुकसान होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है फार्मर को, किसान को, ताकि वो एग्रीकल्चर करना बंद ना करे। अवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन द एंशियंट टाइम्स इंडियन इकोनॉमी वॉज रिच एंड डेवलप्ड, बहुत पुराने समय में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत रिच थी, डेवलप्ड थी, और इंडिया फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट था। द इंडस्ट्री ऑफ पॉटरी, मेटल, बिल्डिंग्स वर एडवांस्ड स्टेज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हमारे यहाँ पर पॉटरी, मेटल, बिल्डिंग्स वगैरह काफी एडवांस स्टेज में थे। In the medieval period, Indian silk was in such a high demand that Roman people were ready to pay in gold equal to the weight of Indian silk. Medieval period में भारतीय जो सिल्क है वो इतना डिमांडेड था कि जो रोमन पीपल थे वो लोग कपड़े के वजन के हिसाब से सोना देने के लिए तैयार थे। The East India Company in the initial stages used to purchase Indian clothes, spices and cotton products in return of precious metals. ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब भारत आई तो वो शुरू में इंडियन क्लोथ्स, मसाले और कॉटन को अच्छे मेटल्स के बदले में खरीदते थे। बाद में पर सिचुएशन बदल गई। ड्यूरिंग 6 decades of our independency we have made lots of development. पिछले 60-70 सालों में हमने अपने इंडिपेंडेंस के बाद की जो 60 साल हैं उसमें काफी प्रगति की है, काफी डेवलपमेंट किया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे पहला आपको दिया पॉपुलेशन ग्रोथ। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इंडिपेंडेंस के बाद इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल वेक्सिंग। गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं अभी भी हैं। 1951 में हमारे यहाँ की पॉपुलेशन केवल 36 करोड़ थी, which was increased to 121.6 crores by 2011. 1951 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी और 2011 में हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ बढ़ गई। और इसका जो मेन कॉज है पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिजायर टू हैव मेल चाइल्ड टू रन द फैमिली एंड चाइल्ड मैरिजेस, कम एज में विवाह कर देना बच्चों के, अज्ञानता, इलिटरेसी जिसको हम कहते हैं, गरीबी, ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। और जिससे हमारे यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, फूड ग्रेन्स की कमी, जितना भी आप फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर लो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ वो भी कम पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया।
हमारे यहाँ पर अधिकतर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं और हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर इतना अभी डेवलप्ड नहीं है कि हमारे यहाँ जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसकी डिमांड को हम पूरा कर सकें। इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। पॉपुलेशन बढ़ती है तो रोड्स बनानी पड़ती हैं, रहने के लिए कॉलोनीज बनानी पड़ती हैं, उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ती है, डिपार्टमेंट अलग अलग वेरियस हर प्रकार की चीजों की जरूरत बढ़ जाती है। जमीन देनी पड़ती है एयरपोर्ट्स के लिए, बस स्टैंड के लिए, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स के लिए। बहुत बड़ा एरिया में हाउसेस बनाने के लिए जो ईंटें बनाए जाते हैं उनमें जगह उनके लिए जगह लगती है, जानवरों को चराने के लिए जगह लगती है, फॉरेस्ट काटे जाते हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। हर साल कितने लाख हेक्टेयर का जंगल साफ कर दिया जाता है जिसके कारण बाढ़ आती है। तो बहुत सारी समस्याएं, हर प्रकार की समस्याएं आती हैं केवल पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण। तो ये पॉपुलेशन आप कह सकते हैं कि बाकी सभी प्रॉब्लम्स का बेस है, जड़। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड मिनिमम नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। गरीबी एक बहुत जटिल समस्या है और इसका मतलब होता है कि आपको जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए जब बहुत ही कम हो व्यक्ति के पास या ना के बराबर हो तो उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। द वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीजेस एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज। पॉवर्टी लीव्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लाइफ एंड द हेल्थ ऑफ मैन। गरीबी के कारण व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी कमाने की क्षमता कम हो जाती है और एक सर्कल जैसा बन जाता है। इट मे बी पॉसिबल दैट फ्यू पीपल इन योर नेबरहुड डू नॉट गेट 2 मील्स एवरी डे। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ही के आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हो जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता हो, बच्चों को काम पर जाना पड़ता हो, स्कूल जाने के उनके पास पैसे ना हो, अच्छे पहनने के लिए कपड़े ना हो। द गवर्नमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाइज पर्सन इन द फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों की पहचान करती है जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उनको कार्ड इशू किए जाते हैं और उनको कई प्रकार से हेल्प की जाती है हमारे यहाँ की सरकार के द्वारा। अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। Unemployment is a situation in which a person is mentally and physically fit, is willing to work for income but is unable to find it। ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें इसमें आप समझिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक व्यक्ति फिजिकली और मेंटली फिट है, काम करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता। ये अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें एक बहुत जरूरी चीज है विलिंग टू वर्क। तो व्यक्ति में काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए। फिजिकली फिट, मेंटली फिट है, ठीक है, लेकिन यदि काम करने की इच्छा नहीं है तो वो आप उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली और मेंटली फिट हो, विलिंग टू वर्क यानी काम करने की इच्छा है उसके अंदर लेकिन काम नहीं मिल रहा, ये सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट से इनकम नहीं होती तो पॉवर्टी आती है। तो ये सब एक प्रकार से लिंक्ड है एक दूसरे से। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास द ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिल 2005। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिल 2005 में पास किया था। इसका सीधा सा फायदा ये है कि हर एक अडल्ट पर्सन को, एक परिवार में जो एक अडल्ट पर्सन है उसको 1 साल में कम से कम 100 दिन के लिए काम दिया जाएगा।
यदि वो अनएम्प्लॉयड है, कोई काम नहीं है, तो 100 दिन एक साल में कम से कम उसको सरकार की तरफ से काम दिया जाएगा। दिस स्कीम विल बी इन फोर्स इन 600 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री बाय 2010। 2010 से ये जो स्कीम है हमारे यहाँ देश के 600 जिलों में स्टार्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द गजेटर्स ऑफ इंडिया डेटेड 31/12/2009, द ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 हैज बीन नेम्ड एज महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसका नाम रखा गया है महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। प्राइस राइज का मतलब जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो हम उसको प्राइस राइज कहते हैं। From time to time the government measures the price rise and efforts are made to check the price rise। समय समय पर गवर्नमेंट प्राइस में जो राइज होती है, इंक्रीज होती है, उसको चेक करती है। टू नो द प्राइस राइज देयर आर होलसेल प्राइस एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनमें इंक्रीज दिखाने के लिए हमारे पास होलसेल प्राइस का इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स होता है। द प्राइजेस ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स आर इंक्लूडेड इन दीज इंडेक्सेस। सभी जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सबका प्राइस इसमें इंक्लूड किया जाता है। एफर्ट्स आर स्पेशली मेड टू कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के जो प्राइजेस हैं उनको कंट्रोल में रखने के काफी प्रयास किए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स जो अल्टीमेटली हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूमर्स। ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन में नहीं होता जैसे फूड, क्लॉथ और जो दूसरे रोजमर्रा के जो सामान है जो हम डेली यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में अपनी, वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो इनकी प्राइजेस एक समान रखने के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं। द प्राइस राइज इंक्रीजेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यदि प्राइस राइज होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं तो इससे भी असमानता आती है और गरीबी आती है। और लास्ट आपका दिया हुआ है करप्शन। टू गेट वंस वर्क डन पीपल में पे कैश टू अ पर्सन और द एजेंसी, दिस इज कॉल्ड करप्शन। अपना काम करवाने के लिए यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को पे कर रहे हैं कुछ अनैतिक रूप से, इलीगल रूप से, क्योंकि काम आपका इलीगल है, तो वो करप्शन की श्रेणी में आता है। क्योंकि यदि आप सही काम करवाएंगे तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है और उसमें आपको किसी को पे नहीं करना होता है। सबको अपने काम के बदले में पेमेंट मिलती है। लेकिन यदि आपका काम गलत है तो आप पे कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति ले रहा है क्योंकि इलीगल काम है, तो ये करप्शन कहलाता है। इसके कारण भी एक तो ये एथिक्स के खिलाफ होता है, ये जनरली आपको नहीं करना चाहिए, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। करप्शन से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है, आर्थिक रूप से असमानता आती है लोगों के बीच में। जो गरीब है वो और गरीब होता है। Besides the above issues, the increase in population has led to the pressure in open land in cities. Population बढ़ने के कारण जो शहर है वहां पर खुली जमीन बिल्कुल नहीं है। आप देखते हैं कई बड़े बड़े शहरों में ग्राउंड्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो दिस वाज द चैप्टर अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अवर कंट्री।